हेलो। आज से आप लोगों का क्लास 12 का मैथमेटिक्स स्टार्ट होने जा रहा है। अब इसी चैनल पे आप लोगों को डेली एक एक लेक्चर मिलेगा और कंटिन्यूअस हम लोग क्लास 12 के मैथ को खत्म करेंगे। बहुत बढ़िया तरीका से पढ़ेंगे, फुल सिलेबस पढ़ेंगे, कोई भी स्किपिंग नहीं चलेगा। बढ़िया तरीका से पढ़ाया जाएगा, बढ़िया तरीका से उम्मीद है आप लोग भी पढ़ेंगे। प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, देखिए प्लेलिस्ट बना दिया गया है क्लास 12 मैथमेटिक्स का। ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना दिया गया है। क्लास 12 का जो भी लेक्चर मैथमेटिक्स का आएगा आप लोग को इसी प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके देखना है। पार्ट वाइज लेक्चर, चैप्टर वाइज, पार्ट वाइज सेपरेटली लेक्चर अपलोडेड रहेगा। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, क्लास 11th में तो बहुत जोश में आते हैं और धीरे धीरे उनका जोश ठंडा पड़ जाता है और क्लास 12 में पढ़ाई कम कर देते हैं आते आते। लेकिन ऐसा नहीं करना है। क्लास 12 में ही आप लोगों को खूब मेहनत से पढ़ाई करना है। अगर आप लोग मेहनत को दुगुना करना पड़ेगा। अगर क्लास 12 में आप लोग 11th में जितना मेहनत करते थे उनका डबल करना है, नहीं कि यहाँ पे आके कम कर देना है। भाई क्लास 11 तो इम्पोर्टेंट है ही, और उसके साथ साथ क्लास 12 और बहुत ही ज्यादा, उससे कई गुना ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। जिन बच्चों का बोर्ड होगा उनके लिए तो ये वरदान साबित होता है क्लास 12। और जो भी बच्चे कंपटीशन देने वाले हैं, जेई मेंस एडवांस देने वाले हैं, या कोई भी स्टेट लेवल इंजीनियरिंग एग्जाम, इंट्रांस एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए तो भाई 11th 12 दोनों पढ़ना पड़ेगा। तो आप लोग लौट आइए उसी जोश के साथ। एक बार अपने जोश को हाई करिए, एक्टिवेट करिए, अपने एनर्जी को एक्टिवेट करिए। जरा सा सोचिए हमारी बातों को और एनर्जी को एक्टिवेट करके लौट आइए उसी दुगुना जोश के साथ, उसी दुगुना रफ्तार के साथ लौट आइए। और आइए मिलके बहुत बढ़िया तरीका से पूरे के पूरे मैथ के सिलेबस को खत्म करते हैं। और सिर्फ खत्म ही नहीं करते हैं, समझ के भी पढ़ेंगे। क्वेश्चन भी अपने से बनेगा और अच्छा अच्छा लेवल का क्वेश्चन भी अपन लोग करेंगे। जिस बच्चे को क्लास 11th में मैथ समझ में थोड़ा कम आया हो, क्वेश्चन नहीं बन रहा हो, वो थक गए हो, हार गए हो और आप लोग पढ़ाई को कम कर दिए हैं, अब हम आ गए हैं, आप लोग पढ़ाई को हाई कर दीजिए। देखिएगा आपको इंटरेस्ट दिलवा देंगे। क्लास 11th में अगर मन नहीं लगा था, क्लास 12 में खूब मन लगेगा, खूब बढ़िया समझ भी आएगा और एकदम लेवल का क्वेश्चन भी बनेगा। भाई बेसिक तो आप लोग पेन उठा के बिना उठाए कर दोगे और लेवल का क्वेश्चन तो आप लोग पेन उठा के बना ही दोगे। चलिए शुरू करते हैं। रिलेशन चैप्टर, ये आप लोगों का क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर है। आप लोग सोच रहे होंगे सर क्लास 11th में भी तो हमने रिलेशन पढ़ा था, चैप्टर नंबर 2। वहां पे फर्स्ट आप लोगों ने सेट्स पढ़ा था, सेकंड आप लोगों ने रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ा था, कंबाइन था वहां पे रिलेशन एंड फंक्शन। लेकिन क्लास 12 में आने के बाद क्या हो जाता है, चैप्टर नंबर 1 हमारा हो जाता है रिलेशन और चैप्टर नंबर 2 हो जाएगा फंक्शन। अब रिलेशन क्या होता है, सबसे पहले हम रिलेशन को समझेंगे कि भैया रिलेशन होता क्या है। देखिए कभी भी रिलेशन दो चीज के बीच में निकलेगा, या तो कोई जो जगह होगा, दो डिजिट होगा, दो आदमी होंगे, दो कोई भी दो चीज, कोई वस्तु, कोई भी दुनिया में जितना चीज है, हम अगर कभी भी रिलेशन निकालेंगे तो उस दो चीज के बीच में रिलेशन निकालेंगे। लेकिन मैथमेटिक्स के अंदर, रिलेशन के अंदर हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, हमेशा दो सेट के बीच में रिलेशन का बात करेंगे। जब भी बात करेंगे रिलेशन दो सेट के बीच में निकालने का काम करेंगे, उसको समझेंगे रिलेशन क्या होता है, दो सेट के बीच में रिलेशन होता क्या है। अब इसके लिए हमको सेट जानना पड़ेगा। भैया सेट क्या होता है, क्लास 11th में आप लोग चैप्टर नंबर फर्स्ट में तो सेट बहुत अच्छा तरीका से पढ़े हुए हैं। अब बहुत बच्चे भूल चुके होंगे या बहुत बच्चे को थोड़ा कम समझ में आया होगा, उससे तो काम नहीं चलेगा। आप लोग तो रिवीजन करते नहीं हैं। रिवीजन नहीं करने के कारण अगर कोई बच्चे को समझ में आया भी होगा तो बहुत सारा चीज भूल चुके होंगे। लेकिन ऐसा नहीं होने देंगे। बेसिक अगर हमारा क्लियर नहीं रहेगा तो चैप्टर हमारा वीक हो जाएगा। चैप्टर को तो भैया स्ट्रॉन्ग करना है, वीक तो होने नहीं देना है। तो आइए सबसे पहले आज का सेशन
आज का लेक्चर पूरा और पूरा बेसिक पे ही डिपेंड रहेगा। रिलेशन में दो जो चीजें हमें जरूरत पड़ने वाला है, सेट चैप्टर का, सेट का जो चीज भी हमको जरूरत पड़ेगा उसको एक बार रिकॉल करते हैं, बहुत बढ़िया तरीका से बेसिक को क्लियर करते हैं और आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सेट क्या होता है और सेट को रिप्रेजेंट करने का क्या क्या तरीका होता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सेट देखेंगे। सेट्स क्या होता है? सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। याद आया क्या? याद तो आ गया सर। सेट जो है एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का। आप दुनिया में जितना भी चीज देख रहे हैं, सबसे पहले चलिए रहने देते हैं, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि वेल डिफाइंड क्या होता है। भाई सेट के हेडिंग में दो चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट क्या होता है। ये दो चीज को आप समझ जाइए, सेट को समझ जाइएगा और सेट से सेटिंग कर लो, मैथ से सेटिंग हो जाएगी तुम्हारी। सेट से सेटिंग हो गया, मैथ से अच्छा सेटिंग हो जाएगा। भैया सेट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास 11th में हमने आप लोगों को भी खूब चिल्ला चिल्ला के बताया था कि सेट के साथ गद्दारी मत करना, सेट को अच्छे तरीके से अपने को पढ़ना है। मैथ का बेस फाउंडेशन ही तो सेट है भैया। अब सेट का डिफिनीशन बोल रहा है कि सेट एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का। भैया सेट एक कलेक्शन है, ये तो समझ गए। कलेक्शन मतलब क्या होता है? ग्रुपिंग करना। भाई दो चार चीज को उठा के एक जगह हम रख लिए तो उसको ग्रुपिंग करना बोल दिए। 5 लोग हो तुम लोग, 5 दोस्त, और पांचों दोस्त एक ग्रुप बना लिए और घूमने चले गए, तो आप पांचों दोस्त का तो एक ग्रुपिंग हुआ कि नहीं? तो पांचों दोस्त जो है आप अपने आप में एक कलेक्शन है, एक कलेक्ट है कि नहीं? कलेक्ट हुए कि नहीं? आप पांचों दोस्त एक जगह कलेक्ट हुए, एक जगह एकत्रित हुए, वही उसी को कलेक्शन बोला जाएगा। लेकिन वेल डिफाइंड क्या होता है? वेल डिफाइंड का मतलब है दुनिया में जितना भी चीज आप लोग देख रहे हैं, चाहे कोई बुक हो, कोई जगह हो, कोई स्थान हो, कोई डिजिट हो, कोई नंबर हो, एनीथिंग, जो भी चीज आप दुनिया में देख रहे हैं वो सभी चीजें सभी के लिए समान होना चाहिए। आदमी टू आदमी, पर्सन टू पर्सन वो वेरी नहीं करना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए सभी के लिए। उसी को वेल डिफाइंड बोलते हैं। वेल डिफाइंड समझ में आ रहा होगा, आप लोग 11th में भी पढ़े हुए हैं, इसीलिए इस पे ज्यादा समय नहीं देंगे। अगर किसी को कम समझ में आया, वेल डिफाइंड बने रहिए, आगे जैसे सेट का एग्जाम्पल होते जाएगा आप लोग को सारा क्लियर हो जाएगा। अब वेल डिफाइंड पता चल गया कि भाई सभी के लिए एक समान होना चाहिए जवाब किसी भी चीज का, किसी भी कलेक्शन का। जो भी हम कलेक्शन करेंगे, वो कलेक्शन में जो भी चीज का कलेक्शन करेंगे वो कलेक्शन सभी के लिए डिस्टिंग्विशेबल होना चाहिए, सभी के लिए एक समान होना चाहिए, उसी को वेल डिफाइंड बोलते हैं। अब डिस्टिंक्ट क्या हुआ? डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट, नॉट रिपीटेशन। रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। डिस्टिंक्ट मतलब क्या बोलेंगे? डिफरेंट बोला जाएगा। डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट। समझ में आ गया? सेट क्या है? सेट एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट मतलब क्या समझे आप? कोई भी चीज हो गया ऑब्जेक्ट के अंदर में। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, डिफरेंट ऑब्जेक्ट का कलेक्शन को ही हम सेट बोल देंगे। समझ में आया क्या? चलिए, सेट को रिप्रेजेंट किस तरीके से किया जाएगा? मान लीजिए ये A इक्वल टू इस तरीके से 1 2 3 ये लिखा होगा, इसी को सेट बोला जाएगा। कलेक्शन किए हैं कि नहीं? यहां पे नंबर है ऑब्जेक्ट 1 2 3 जो है ये आपका एक ग्रुपिंग कर दिए और ग्रुपिंग करके इस ब्रैकेट के अंदर में रख दिए। वेल डिफाइंड है, डिस्टिंक्ट है। कोई नंबर रिपीटेशन कर रहा है क्या? कोई नंबर दोबारा आ रहा है क्या? जो भी नंबर है, नंबर तो भैया 3 ही लिए है ना, 1 2 3 नंबर लिए हैं, ये तीनों तो एक एक बार आ रहा है। कोई नंबर तो रिपीटेड नहीं है, कोई नंबर 2 बार नहीं आ रहा है, डिस्टिंक्ट है, तीनों नंबर अपने आप में डिफरेंट है, तो ये एक सेट है। अब वेल डिफाइंड इसमें इसके अंदर कैसे समझिएगा? वेल डिफाइंड का मतलब है भाई 1 तो हमारे लिए भी 1 है, आपके लिए भी 1 है, और दुनिया में किसी भी आदमी के लिए 1 ही रहेगा, 2 भी 2 ही रहेगा, और 3 ही रहेगा। हमारे लिए 3 है, आपके लिए 5 तो हो नहीं जाएगा। तो इसी चीज को वेल डिफाइंड बोलते हैं। वेल डिफाइंड का मतलब ही यही हो गया, और डिस्टिंक्ट तो ये है ही है, तो इसको सेट बोल देंगे।
अगर ए इजकल टू ब्रैकेट में कुछ इस तरीके का ऑब्जेक्ट अगर डिस्टिंक्ट होगा और वेल डिफाइंड होगा तो इसी को सेट बोला जाएगा। यहां पे ए को क्या बोल दिया जाएगा, सेट बोल दिया जाएगा। और ये जो ब्रैकेट है इसको तो जानते ही हैं आप लोग, ब्रैकेट हो गया ये। और ये 1 2 3 क्या है, 1 2 3 ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है। और एलिमेंट भी बोल सकते हैं, एलिमेंट है। और मेंबर, मेंबर ऑफ सेट। इस 1 2 3 जो सेट के अंदर में जो भी कलेक्शन होगा उस कलेक्शन को आप या तो ऑब्जेक्ट बोलिए, एलिमेंट बोलिए या मेंबर ऑफ सेट बोलिए। इसको मेंबर ऑफ सेट भी बोल सकते हैं, ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं और एलिमेंट भी बोल सकते हैं। ज्यादातर मेंबर ऑफ सेट कहीं कहीं क्वेश्चनों में बोला जाएगा कंफ्यूज करने के लिए, तो आप समझ जाइएगा कि भाई एलिमेंट ऑफ सेट का बात कर रहा है। ठीक है, अब एलिमेंट और ऑब्जेक्ट मेन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। सेट क्या होता है, सेट का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, सेट में क्या क्या क्वांटिटी, क्या क्या टर्म यूज में लिया जाता है, वो सारे चीजों का नाम लिख दिया गया है। नोट बनाइए बेहतरीन तरीका से। आगे बढ़ते हैं, वीडियो को एक बार पॉज कीजिए और इसको नोट करिए। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं, देख लीजिए। ये a इजकल टू 1 2 5 2 3 है, क्या ये एक सेट है? सर सेट के लिए तो आप बोले थे कि a इजकल टू ब्रैकेट होगा और ब्रैकेट के अंदर कुछ कलेक्शन होगा, वो उसी कलेक्शन को एलिमेंट, ऑब्जेक्ट या मेंबर ऑफ सेट बोला जाता है। यहां तो एलिमेंट दिया हुआ है सर, 1 2 5 2 3 दिया हुआ है। अब ये सेट है कि नहीं है, कैसे देखिएगा, सेट के डिफिनीशन को याद करिए। कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट वेल डिफाइंड होना चाहिए और डिस्टिंक्ट होना चाहिए। ये जो कलेक्शन है आपके पास, ये क्या हो, चलिए ये जो कलेक्शन है आपके पास 1 2 5 2 3 का, ये कुछ नंबर का कलेक्शन है। क्या ये नंबर डिस्टिंक्ट है, क्या ये नंबर वेल डिफाइंड है? वेल डिफाइंड कैसे देखेंगे सर, 1 तो 1 सबके लिए होगा, 2 है तो 2 सबके लिए होगा, 5 है 5 सबके लिए होगा, 2 सबके लिए होगा, 3 है 3 सबके लिए होगा। वेल डिफाइंड तो है, वेल डिफाइंड तो है। एक चीज और देखना पड़ेगा, डिस्टिंक्ट है कि नहीं है। डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट एलिमेंट होना चाहिए, रिपीटेड एलिमेंट नहीं होना चाहिए। सेट के अंदर कभी भी एक जैसा दो चीज नहीं होना चाहिए, सेम दो एलिमेंट या सेम ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। बात को समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहां तो 1 है 2 है 5 है 2 है, ये 2 दो दो बार नहीं आ गया क्या? ये 2 दो दो बार आ गया तो डिस्टिंक्ट तो नहीं हुआ, ये एक सेट नहीं है। ये a इक्वल टू जो दिया गया है ये सेट नहीं है, a जो है हमारा सेट नहीं है। क्यों नहीं है? दोनों के दोनों डिफिनीशन को फुलफिल करना पड़ेगा। वेल डिफाइंड भी होना पड़ेगा और डिस्टिंक्ट भी होना पड़ेगा। वेल डिफाइंड तो है, सबके लिए डिफाइंडेबल है, लेकिन डिस्टिंक्ट नहीं है। 2 बार आ गया है, तो यहां पे क्या बोल देंगे इसके लिए? Elements of this collection, element of this collection are distinguishable. Distinguishable but not distinct, but not distinct. Hence A is not a set. A is not a set. डिस्टिंग्विशेबल का क्या मतलब है सर? डिस्टिंग्विशेबल का मतलब है ये है सर कि वेल डिफाइंड होना चाहिए। एलिमेंट इस सेट का तो वेल डिफाइंड है लेकिन डिस्टिंक्ट नहीं है, इसीलिए ए जो है सेट नहीं है। ए इज नॉट ए सेट। समझ में आया? अब जाके और क्लियर हो रहा होगा
किसको सेट बोलेंगे, किसको सेट नहीं बोलेंगे। दो चीज तो सेट के लिए ध्यान रखना है, दो चीज तो सेट के लिए याद रखना है, वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट, वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट। चलिए बी को देखते हैं, बी क्या है, ए ई आई ओ यू है, ऑल वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट है कि नहीं है। क्या ये सेट है? सेट के लिए सब दो चीज देखिए ना, वेल डिफाइंड है क्या, सभी के लिए ए होगा, ई यू होगा, आई होगा, ओ होगा, यू होगा, सभी के लिए तो ई ही होगा, ओ ही होगा, यू ही होगा। भाई यू अब थोड़ी हो जाएगा किसी के लिए, वेल डिफाइंड तो है। डिस्टिंक्ट भी तो देखना पड़ेगा, डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट है क्या सभी एलिमेंट। अरे जो भी एलिमेंट इस सेट के अंदर में है वो डिफरेंट है क्या, बिल्कुल डिफरेंट है सर, कोई रिपीटेशन नहीं है, कोई भी एक एलिमेंट दो बार नहीं आ रहा है, मतलब बी एक सेट है। यहां पे क्या बोल देंगे, एलिमेंट्स ऑफ द कलेक्शन are distinguishable as well as distinct, hence B is a set। एलिमेंट इस कलेक्शन का डिस्टिंग्विशेबल है और डिस्टिंक्ट भी है, इसीलिए बी जो है एक सेट है। आपको ये डिफिनीशन इस तरीके से नहीं लिखना है, क्वेश्चन कभी बोलेगा भी नहीं, कोई भी सेट दे देगा, ज्यादा से ज्यादा बोलेगा क्या ये सेट है, क्या ये सेट नहीं है। आप उसके एलिमेंट को देखिए, भाई सेट है कि नहीं है, क्या करिएगा उस सेट के अंदर जो कलेक्शन है, जो भी ग्रुपिंग किया हुआ है, जो भी कलेक्शन है एलिमेंट का, ऑब्जेक्ट का, मेंबर का, उसको एब्जॉर्ब करना होगा, उस पर थोड़ा सा मंथन करना होगा और देखना होगा क्या ये डिस्टिंक्ट है। डिस्टिंक्ट है तो फिर देखिए क्या ये डिस्टिंग्विशेबल है, क्या ये वेल डिफाइंड है। और वेल डिफाइंड क्या होता है वो आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा कि वेल डिफाइंड होता क्या है। ये तो हम लिख दिए कि कभी रिवीजन करिएगा तो ये सेट क्यों नहीं है, इज नॉट अ सेट, उसका रीजन, और ये सेट क्यों है उसका रीजन ये लिखा हुआ है। आप लोग तो प्रॉपर वे में नोट बनाइए, नोट बहुत हेल्पफुल होगा। चलिए नोट क्या बोल रहा है, नोट को देखेंगे। द अरेंजमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स इन द सेट्स डज नॉट मैटर। सेट्स में अरेंजमेंट जो है ऑब्जेक्ट का मैटर नहीं करता है। क्या मतलब है इसका? भाई ये जो सेट लिखा हुआ है 1 2 5 2 3, ये तो सेट है ही नहीं, छोड़िए, ए ई आई ओ यू है। अगर इसको हम ए ओ ई आई ओ यू लिख देंगे तो क्या कोई फर्क पड़ जाएगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भाई कोमा लगा के सेपरेटली एलिमेंट्स को लिखा जा रहा है सेट के अंदर, कोमा के बाद इस पहले वाले एलिमेंट को थर्ड नंबर पे, फोर्थ नंबर पे लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए इसको भी एक बार देखिए। अगर मान लीजिए 1 2 3 है एक सेट और 3 1 2 है, क्या ये दोनों सेट अलग है? क्या नहीं है? ये क्या है, सेम सेट है कि नहीं? ये अपने आप में दोनों सेम सेट है। क्यों सेम है? क्योंकि एलिमेंट दोनों में एक जैसा है, भले अरेंजमेंट डिफरेंट है। 1 2 3 है, यहां पे 3 1 2 है, कोई फर्क पड़ेगा क्या? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये भी चीज एक बार आप लोग बैठाइए दिमाग में, इसको याद रखिए, याद करिए, समझिए। 1 2 3 हो या 3 1 2 हो, भाई एलिमेंट तो वही है ना, एलिमेंट चेंज नहीं हो रहा है। 3 एलिमेंट इसके पास भी है, 3 एलिमेंट इसके पास भी है, और एलिमेंट भी सेम सेम है। 1 2 3 इसमें भी है, 1 2 3 एलिमेंट इसमें भी है, तो इस दोनों को सेट बोलेंगे। अरेंजमेंट पे सेट्स डिपेंड नहीं करता है। अरेंजमेंट क्या होता है, ये चीज होता है। समझ में आया क्या? कमजोर से कमजोर स्टूडेंट को भी समझ में आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो वीडियो सेक्शन में जाके अपना नंबर दीजिए, कमेंट करिए, आपको पर्सनली गाइड किया जाएगा, और गाइड करके भी आपको एक बिलो एवरेज बच्चे से, एवरेज से भी ऊपर ले जाया जाएगा। आपको कॉन्फिडेंस में ला देंगे। कॉन्फिडेंस आपका टूट चुका है, कॉन्फिडेंस नहीं टूटने देंगे। कमेंट में जाइए, कमेंट करिए, अपना नंबर दीजिए, तुरंत हमारा टीम आपसे संपर्क करने का कोशिश करेगा और आप पे एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा। चाहे जिस भी लेवल से आपके ऊपर मेहनत करना होगा हम लोग करेंगे। चलिए इसको नोट करिए, आगे बढ़ते हैं।
अब देखिए कुछ सिंबल देख लेते हैं भाई सेट के अंदर। ये 1 मिनट रुक जाइए। चलिए कुछ सिंबल देख लेते हैं सेट के अंदर, बहुत ही यूजफुल होता है ये सभी सिंबल्स। ये क्या है? इसको ग्रीक सिंबल बोला जाएगा। इस तरीके से रहेगा ये, इस तरीके से यही चीज है, इसको एक ग्रीक सिंबल बोला जाएगा। और इसको पढ़ा क्या जाएगा? पढ़ा जाएगा बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू। इसको पढ़ा जाएगा बिलोंग्स टू। अगर x बिलोंग्स टू ए रहेगा तो क्या बोला जाएगा? x बिलोंग्स टू ए। x बिलोंग्स टू ए। और क्या बोला जाएगा? x इज एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऑफ ए। और क्या बोला जाएगा? x इज एन एलिमेंट ऑफ ए। और क्या बोला जाएगा? x इज ए मेंबर ऑफ ए। x बिलोंग्स टू ए, x बिलोंग्स टू ए पढ़ा जाएगा। इसको ये आपको बहुत देखने के लिए मिलेगा, इसको समझने का कोशिश करिएगा एक बार। x बिलोंग्स टू ए या x इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ ए या x इज एन एलिमेंट ऑफ ए या x इज एन मेंबर ऑफ, x इज ए मेंबर ऑफ ए। x बिलोंग्स टू ए भी पढ़ सकते हैं, या x जो है ऑब्जेक्ट है ए का, या x एलिमेंट है ए का, या x मेंबर है ए का। आप कुछ भी पढ़िए, मीनिंग एक ही है। लिखने का तरीका, लैंग्वेज कहने का तरीका 3-4 है, मतलब एक है, मीनिंग एक है। अब यहां पे x बिलोंग्स टू ए जो लिखा हुआ है, इस पे एक बार फोकस करिए और इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करने का कोशिश करिए कि x बिलोंग्स टू ए लिखा हुआ है कैसे। x बिलोंग्स टू ए तो इस तरीके से लिखा हुआ है। अगर कोई बच्चा गलती से ये लिख देगा तो मीनिंग चेंज हो गया ना। x बिलोंग्स टू ए या a बिलोंग्स टू x, दो बात है, एक बात नहीं है। x बिलोंग्स टू a का मतलब क्या हो रहा है? x जो है वो मेंबर है, ऑब्जेक्ट है, एलिमेंट है a का। और a बिलोंग्स टू a का क्या मतलब है? a अब हो गया ऑब्जेक्ट x का। ए ऑब्जेक्ट है, ए एलिमेंट है, ए मेंबर है, ए बिलोंग्स कर रहा है किसको? एक्स को। यहां पे एक्स ऑब्जेक्ट है, एक्स एलिमेंट है, एक्स मेंबर है, एक्स बिलोंग्स कर रहा है किसको? ए को। दोनों दो बात हुआ कि नहीं? लिखने के तरीका से ही बदल जाएगा मतलब, मीनिंग। इसको थोड़ा सा फोकस वे में देखने का कोशिश करिए। एक्स बिलोंग्स टू ए बोल रहा है, एक्स बिलोंग्स टू ए का क्या मतलब है? एक्स बिलोंग्स कर रहा है ए को, मतलब आपको ऐसे चिन्ह को ध्यान में रखना होगा, याद रखना होगा कि ये बंद मुंह के तरफ जो होगा ना, ये बंद मुंह के तरफ जो भी चीज होगा वो एलिमेंट, ऑब्जेक्ट, मेंबर या बिलोंग्स करेगा। किसका ऑब्जेक्ट, एलिमेंट या मेंबर होगा? वो खुला मुंह के तरफ जो भी होगा उसका होगा। एक्स बिलोंग्स टू ए या एक्स जो है मेंबर है ए का, ये कैसे पता चल रहा है? खुला मुंह के तरफ है तैसे पता चल रहा है। समझ में आया क्या? एक्स बिलोंग्स टू ए का मतलब क्या हो गया? एक्स बिलोंग्स टू ए का मतलब देखेंगे, एक्स बंद मुंह के तरफ है तो एक्स मेंबर हो जाएगा ए का। अगर आप लोग कभी भी एक्स ऐसे रहेगा तब आप लोग गड़बड़ मत कर दीजिएगा। अब बंद मुंह के तरफ ए हो गया तो अब ए बिलोंग्स कर रहा है एक्स को, मतलब ए एलिमेंट है एक्स का, ए एलिमेंट ऑब्जेक्ट है एक्स का, ए मेंबर है एक्स का। समझ में आया? बंद मुंह के तरफ, बंद मुंह ये हुआ कि नहीं हुआ? ये बंद है और ये खुला हुआ है, ओपन है। तो ओपन वाला क्या होता है? सेट को रिप्रेजेंट करेगा, और बंद मुंह के तरफ जो होगा वो मेंबर या ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करेगा, एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। चलिए, और
जितना ज्यादा आगे बढ़िएगा ये सभी चीजें यूज टू हो जाएगा। आप लोग क्लास 11th में सेट चैप्टर के अंदर देखे होंगे, नहीं देखे हैं एक बार बढ़िया तरीका से देखिए, समझिए, कोई भी चीज छोड़ना नहीं है अपने को। अगर ऐसे रहता है तो इसको तो अपन पढ़ते हैं x बिलोंग्स टू ए, और कभी अगर इस तरीके से रहेगा और ऐसे क्रॉस रहेगा, x बिलोंग्स टू ए लिख के और बिलोंग्स टू साइन को सिंबल को कट कर देगा, काट देगा, तो इसी को क्या बोला जाएगा, x डज नॉट बिलोंग्स टू ए। समझ में आया? ये दो बात भी याद रखिए, इसको नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ सेट्स ले लेते हैं। सेट्स का काम खत्म है भैया। सेट्स में जो भी डिफिनीशन पढ़ना था, जो भी चीज पढ़ना था, बहुत बढ़िया तरीका से पढ़ चुके हैं। अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट पढ़ेंगे, कैसे सेट को किस किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अभी भी सेट के अंदर ही चल रहा है। आज के पूरा लेक्चर को हम सेट के अंदर ही खत्म करने वाले हैं। आज के पूरे लेक्चर को आप लोग सेट्स में ही पाइएगा, सेट्स के बेसिक को पूरा अंडरस्टैंडिंग करने वाले हैं। एग्जाम्पल ऑफ सेट क्या होता है, द कलेक्शन ऑफ ऑल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। क्या ये सेट है या नहीं है, ये चीज बताइए। मतलब अब जो है कलेक्शन ले रहा है सभी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया का, आजाद भारत के सभी प्रेसिडेंट का एक कलेक्शन कर रहा है, एक ग्रुप कर रहा है, ग्रुपिंग कर रहा है। यहां पे इस सेट के अंदर में ऑब्जेक्ट या एलिमेंट कौन हो गया, सभी प्रेसिडेंट हो गया। इंडिपेंडेंट इंडिया का ऑल प्रेसिडेंट ही तो एलिमेंट ऑफ सेट हो गया। अब बताइए सभी आजाद भारत के सभी प्रेसिडेंट, ऑल प्रेसिडेंट क्या डिस्टिंक्ट नहीं होगा क्या? एकदम डिस्टिंक्ट होगा भाई। जो भी प्रेसिडेंट अभी तक हमारे आजाद भारत का रह चुका है वो तो डिस्टिंक्ट ही है, कहीं ना कहीं डिफरेंट ही है भाई। सभी आदमी अलग अलग था, अपने आप में थोड़ी ना एक था। और वेल डिफाइंड है क्या? वेल डिफाइंड तो वेल डिफाइंड ही होगा भाई। कोई व्यक्ति भी प्रेसिडेंट था तो वो हमारे लिए वही था और आपके लिए कोई और थोड़ी हो जाएगा, वो तो वही होगा। वेल डिफाइंड भी है तो ये क्या है, एक सेट है। द कलेक्शन ऑफ ऑल कैपिटल्स ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया, कलेक्शन ले रहा है किसका, सभी कैपिटल्स ऑफ ऑल कैपिटल, सभी कैपिटल स्टेट ऑफ इंडिया, सभी भारत के सभी स्टेट के कैपिटल्स का एक कलेक्शन ले रहा है। ये भी सेट ही होगा। कैसे होगा, डाउट है तो आप चेक करिए क्या ये वेल डिफाइंड है। अब वेल डिफाइंड कैसे चेक करेंगे, एक बात बताइए। महाराष्ट्र का कैपिटल मुंबई होगा, हमारे लिए मुंबई होगा, आपके लिए गुजरात हो जाएगा क्या? कभी नहीं होगा। बिहार का कैपिटल पटना है तो हमारे लिए पटना होगा, आपके लिए मुजफ्फरपुर तो हो नहीं जाएगा या दिल्ली तो हो नहीं जाएगा। वेस्ट बंगाल का कैपिटल कोलकाता है, आपके लिए कोलकाता और किसी के लिए उड़ीसा तो नहीं हो जाएगा। तो ये वेल डिफाइंड तो है भैया, सभी के लिए समान रह रहा है आंसर की नहीं। जो भी कलेक्शन ले रहा है सभी स्टेट के कैपिटल्स का कलेक्शन ले रहा है, तो स्टेट का कलेक्शन जो है, सॉरी स्टेट का कैपिटल्स जो है वो सभी के लिए तो सेम होगा। ऐसा तो नहीं है बिहार का कैपिटल्स हमारे लिए पटना है, आपके लिए मुजफ्फरपुर या दरभंगा हो जाएगा या गोपालगंज हो जाएगा। ऐसा हो सकता है? इट इज पॉसिबल? नॉट पॉसिबल। सभी के लिए उत्तर समान रह रहा है, वेल डिफाइंड तो है। अब डिस्टिंक्ट को देखिए, डिस्टिंक्ट भी है भाई। कोई एक कैपिटल दो स्टेट का कैपिटल है क्या? जब कलेक्शन हम सभी स्टेट के कैपिटल्स को करेंगे तो कोई एक कैपिटल दो दो बार आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। उस केस में ये डिस्टिंक्ट भी है और वेल डिफाइंड भी है। ये भी एक क्या है, अपने आप में सेट है। अब भाई देखिए, लिखने लगेंगे सेट आप बनाने के लिए बना सकते हैं। यहाँ पे इस तरीके से ब्रैकेट लिख दीजिए और सभी स्टेट के कैपिटल्स को यहाँ पे कोमा लगा लगा के लिखते जाइए। आप ये भी एक कर सकते हैं, लेकिन उतना समय लगाने का कोई मतलब है नहीं, इसीलिए इसको डायरेक्ट करने जा रहे हैं। ओड नेचुरल नंबर लेस देन 10 बोला जा रहा है। ओड नेचुरल नंबर, विषम नेचुरल नंबर
लेस देन 10, 10 से छोटा ओड नेचुरल नंबर कौन कौन सा होगा। चलिए इसके सेट को बना के देखते हैं क्या ये सेट होगा। ओड नेचुरल नंबर 10 से छोटा नेचुरल नंबर 1 हो जाएगा, 2 होगा क्या, ओड होना चाहिए, 3 होगा, 4 होगा क्या, नहीं होगा, 5 हो जाएगा, 6 होगा क्या, 7 हो जाएगा, 8 होगा क्या, 9 हो जाएगा, 10 होगा क्या। 10 से छोटा बोल रहा है, लेस देन 10, 10 ले नहीं और 10 होगा भी नहीं क्योंकि ओड बोल रहा है। तो यहां पे जो हमारा कॉलेक्शन निकला है ओड नेचुरल नंबर लेस देन 10 का, ये कॉलेक्शन क्या सेट है, क्या ये वेल डिफाइंड है, क्या ये डिस्टिंक्ट है। यस ये तो वेल डिफाइंड है भाई। 1 1 के लिए सभी के लिए 1 होगा, 3 सभी के लिए 3 होगा, 5 सभी के लिए 5 होगा, 7 सभी के लिए 7 होगा, 9 भी सभी के लिए 9 ही होगा। तो वेल डिफाइंड तो है, साथ में डिस्टिंक्ट भी है। कोई भी नंबर, कोई भी कॉलेक्शन जो किए हुए हैं, रिपीटेशन है क्या, सभी एक एक बार ही आ रहा है, तो ये भी क्या है, अपने आप में एक सेट है। द रिवर्स ऑफ इंडिया, अब रिवर्स ऑफ इंडिया को आप लिख सकते हैं, लेकिन सभी रिवर्स ऑफ इंडिया तो भाई भारत का जितना भी नदी है वो सभी के लिए वेल डिफाइंड है। जो भी नदी है वो नदी ही तो है सभी के लिए। ऐसा थोड़ी है कोई ब्रह्मपुत्र नदी को गंगा नदी बोल देगा या गंगा को ब्रह्मपुत्र। जो ब्रह्मपुत्र है वो सभी के लिए ब्रह्मपुत्र होगा, जो गंगा नदी है वो सभी के लिए गंगा नदी ही होगा। और डिस्टिंक्ट भी है, डिफरेंट डिफरेंट नदी है, कोई एक नदी का दो नाम तो है नहीं। तो आप इसको क्या बोल सकते हैं, एक सेट बोल सकते हैं। द वोवेल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट, वोवेल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट का सेट कैसे बनाइएगा, AEIOU, क्या ये एक सेट है, वेल डिफाइंड है, डिस्टिंक्ट है, बिल्कुल है। ये भी एक क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। ऑल ब्यूटीफुल पीपल्स ऑफ इंडिया, सभी सुंदर व्यक्ति, भारत के सभी सुंदर व्यक्ति का एक सेट बनाइए। क्या ये सेट है, पता नहीं भाई। आप बोलोगे सर सेट है, सभी सुंदर सुंदर व्यक्ति को, सभी ब्यूटीफुल पीपल को एक तरफ कर लेंगे और उसका सेट बना देंगे। कैसे डिफाइन करोगे, कौन डिफाइन करेगा कि कौन ब्यूटीफुल है कौन नहीं है भाई। अगर ये बताइए, अगर हमको लगा कि ये या नहीं, तो चलिए हम बोल दिए कि भाई राम, रघु, राम रघु और डब्लू सुंदर है, ब्यूटीफुल है। ये एक सेट हो गया हमारे लिए। तो ब्यूटीफुल पीपल का सेट ये हो गया। आप बोलिएगा कि सर टीना, मीना और रीना ब्यूटीफुल है, आपके अकॉर्डिंग ये हो गया। कोई बोल रहा है कि भाई हमें तो कोई सुंदर लगता ही नहीं है, हमारे अकॉर्डिंग कोई सुंदर नहीं है। कोई बोलेगा कि कोई सुंदर नहीं है, कोई खाली खाली सेट है, एक भी व्यक्ति सुंदर नहीं है। किसी के लिए मान लीजिए ABC सुंदर है, क्या ये वेल डिफाइंड है, क्या ये डिस्टिंग्विशेबल है, क्या ये वेल डिफाइंड है। वेल डिफाइंड तो नहीं है। सभी के लिए अपने अपने अकॉर्डिंग उत्तर आ रहा है, सभी के लिए अपना अपना अलग अलग कलेक्शन बन रहा है भाई। ये कैसा वेल डिफाइंड है, ये तो वेल डिफाइंड है ही नहीं। तो ये सेट नहीं है। ब्यूटीफुल कौन डिफाइंड करेगा भाई, ब्यूटीफुल का क्राइटेरिया क्या है, कैसे डिफाइंड करोगे कौन है ब्यूटीफुल, नहीं कर सकते हैं भाई। कोई हमें सुंदर लग सकता है, जो आपको सुंदर नहीं लगेगा, और जो आपको सुंदर लगेगा वो किसी और आदमी को सुंदर नहीं लग सकता है। इसीलिए ये वेल डिफाइंड नहीं है। हमको, आपको और किसी और व्यक्ति को जो चीज एक जैसा लगना चाहिए उसको वेल डिफाइंड बोला जाता है। तो ये तो सेट नहीं है, ये तो सेट नहीं है। चलिए प्राइम फैक्टर ऑफ 210, चलिए इसका प्राइम फैक्टर आप लोग इस तरीके से निकाल सकते हैं। 2 से 105, 3 से 35 एंड 5 से 7। ये प्राइम फैक्टराइजेशन 210 का क्या आ गया, 2357। क्या ये जो भी ग्रुपिंग आया है, ये कलेक्शन आया है नंबर का 2357 का, क्या ये वेल डिफाइंड है, बिल्कुल है। डिस्टिंक्ट है, बिल्कुल है। तो ये क्या हो जाएगा, एक सेट हो जाएगा। आई होप सेट के इस एग्जाम्पल से और बढ़िया तरीका से आप लोगों को समझ में आया होगा और क्लियर हुआ होगा, अंडरस्टैंडिंग हुआ होगा। चलिए इसको नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। पॉज कर लीजिए वीडियो को।
नेक्स्ट चलिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट क्या होता है उसको देखेंगे भाई। देयर आर थ्री मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिंग ए सेट। तीन मेथड से हम सेट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब तीनों मेथड को बारीकी से पढ़ेंगे। पहला है रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, दूसरा है सेट बिल्डर और प्रॉपर्टी फॉर्म, तीसरा है विजुअल रिप्रेजेंटेशन। चलिए पहले वाले को देखते हैं, रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। नाम से क्या लग रहा है? चलिए रोस्टर समझ में नहीं आया, एक ही सेट के रिप्रेजेंट करने का दो नाम है, एक तो रोस्टर, या रोस्टर बोलिए या टेबुलर फॉर्म बोलिए। रोस्टर तो समझ में पल्ले नहीं पड़ा, टेबुलर तो पल्ले पड़ रहा होगा भाई। टेबुलर का मतलब है एक टेबल के फॉर्म में, ऐसा सेट जो एक टेबल के फॉर्म में लिखा हो उसको टेबुलर फॉर्म बोल देंगे। In this form describing a set, the elements of the set are listed separated by commas within brackets. इस फॉर्म में, रोस्टर और टेबुलर फॉर्म में, हम एलिमेंट्स को कोमा के द्वारा सेपरेट करके ब्रैकेट्स के अंदर में लिखते हैं। यहां पे बोलने का क्या मतलब है? A इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। यहां पे इस सेट को हम कोमा के द्वारा ब्रैकेट्स के अंदर सेट के एलिमेंट को, सेट के कलेक्शन को क्या किए हुए हैं? ब्रैकेट के अंदर कोमा के द्वारा, कोमा से सेपरेटली लिस्टेड किए हुए हैं। सेपरेटली लिस्टेड, सेपरेटली, इसी को क्या बोला जाएगा? टेबुलर फॉर्म। और यही तो सेट का टेबुलर फॉर्म ही तो हम अभी तक पढ़ते हुए आए हैं। सेट का टेबुलर फॉर्म ही आप पीछे से पढ़ते हुए यहां तक आए हुए हैं। तो टेबुलर फॉर्म इसी को बोला जाता है जहां पे कोई झोल झापार नहीं रहता है। ब्रैकेट्स के अंदर एलिमेंट्स को सेपरेटली कोमा के साथ लिस्टेड किया हुआ होता है। कोमाज लगा करके सेपरेटली हम एलिमेंट्स को लिस्टेड करेंगे ब्रैकेट के अंदर में, उसी को रोस्टर या टेबुलर फॉर्म बोल देते हैं। याद रहेगा, याद रहेगा। टेबुलर और रोस्टर का क्या मतलब है? टेबुलर से नाम से पता चल रहा है एक टेबल के फॉर्म में, ये जो सेपरेट किया हुआ है ये एक टेबल के फॉर्म में है कि नहीं है? टेबल जैसा नहीं लग रहा है क्या? अरे टेबल जैसा लग रहा है, इसी को तो टेबुलर फॉर्म बोला जाता है। चलिए रोस्टर और टेबुलर क्लियर हो गया, एक बार नोट करेंगे पॉज करके, आगे बढ़ते हैं। सेट बिल्डर और प्रॉपर्टी फॉर्म क्या होता है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट में चल रहे हैं, ये सेकेंड मेथड है रिप्रेजेंटेटिंग ऑफ ए सेट का। सेट बिल्डर और प्रॉपर्टी फॉर्म में हम देखेंगे, इन दिस फॉर्म वी लिस्टेड द प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट। सेट बिल्डर और प्रॉपर्टी फॉर्म का कहना है कि इस फॉर्म में ब्रैकेट्स के अंदर में किसी भी सेट के प्रॉपर्टी को लिखा हुआ रहेगा, लिख देगा। सेट के प्रॉपर्टी दिया हुआ होगा और उस सेट के सभी एलिमेंट को सेट का प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। यही हो जाता है सेट बिल्डर, सेट बिल्डर और प्रॉपर्टी फॉर्म। सेट बिल्डर मतलब नाम से क्या पता चल रहा है? कोई प्रॉपर्टी दिया हुआ होगा और उस प्रॉपर्टी से जब हम सेट को बिल्ड कराएंगे, इस प्रॉपर्टी से जो भी सेट बिल्ड होगा वही हमारा सेट बिल्डर और प्रॉपर्टी फॉर्म हो जाता है। भाई सेट बिल्डर और प्रॉपर्टी फॉर्म में क्या करेगा? कोई भी सेट का प्रॉपर्टी दे देगा और उस प्रॉपर्टी से हमको सेट बिल्ड करवाना पड़ेगा। बिल्ड मतलब क्या होता है? बनाना। सेट को बनाना पड़ेगा। सेट बनाएंगे किसी भी प्रॉपर्टी से, जब सेट को बनाएंगे उसी को सेट बिल्डर या प्रॉपर्टी फॉर्म बोल देंगे। चलिए डिफिनीशन पे थोड़ा सा कम जाइए, इस सब का डिफिनीशन थोड़ा सा उटपटांग होता है, समझ में डिफिनीशन उतना नहीं भी आए, मीनिंग को समझिए, सिस्टम को समझिए, कह क्या रहे हैं उस बात को समझिए, सारा चीज क्लियर होते जाएगा। यहां पे A इक्वल टू एक सेट दिया हुआ है, ये आप लोगों के लिए नया है थोड़ा सा। भाई ये क्या सेट है? यही तो है सेट बिल्डर और प्रॉपर्टी फॉर्म। ये सेट का प्रॉपर्टी दिया हुआ है, अभी इस सेट के प्रॉपर्टी से हम एक सेट बिल्ड करेंगे, बनाएंगे, सेट बनाएंगे, उसी को सेट बिल्डर और प्रॉपर्टी बोला जाता है। A इक्वल टू एक्स सच डैट, ये जो दो बुनका है इसको पॉइंट है, इसको क्या बोला जाता है? सच डैट। A इक्वल टू सच डैट x इज लेस देन इक्वल टू 5 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है।
x क्या है, यहाँ पे x सच दैट x क्या है, x 5 या 5 से छोटा है, 1 और 1 से बड़ा होना चाहिए। और क्या हो रहा है, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x जो है नेचुरल नंबर को बिलोंग्स करेगा, x जब भी होगा तो नेचुरल नंबर ही होना चाहिए। चलिए इस सेट को इस प्रॉपर्टी से बिल्ड करवाते हैं। a इजकल टू क्या हो जाएगा, x क्या होना चाहिए, a इजकल टू x है, मतलब इस सेट का एलिमेंट x है, और x कैसा होना चाहिए, वो x तो नेचुरल नंबर को बिलोंग्स करेगा, और वो x 1 या 1 से बड़ा होना चाहिए, 5 और 5 होना चाहिए, या 5 से छोटा होना चाहिए। चलिए भाई नेचुरल नंबर होगा 1 से बड़ा, 1 भी चलेगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू भी है, 1 भी चलेगा, 1 हो जाएगा, 2 होगा क्या, 2 भी होगा, 2 3 होगा क्या, 3 भी होगा, 4 होगा क्या, 4 भी होगा, 5 होगा क्या, इक्वल टू है, 5 भी होगा, 6 होगा क्या, 6 नहीं होगा, 5 से छोटा या 5 के इक्वल होना चाहिए, 6 नहीं होगा। तो यहां पे a इजकल टू आपका सेट आ गया 1 2 3 4 5, ये एक आपका सेट का रूप आ गया। इस चीज को आप समझ पा रहे होंगे, जबकि इसी से ये बिल्ड किया हुआ है, इस प्रॉपर्टी से सेट को बिल्ड करवाए हैं, इसी से ये बिल्ड हुआ है, बना हुआ है, लेकिन ये थोड़ा सा कम समझ में आ रहा होगा। अब ये किस फॉर्म में आ गया, रोस्टर और टेबुलर फॉर्म में आ गया, एक टेबल के फॉर्म में आ गया। देखिए जब भी सेट बिल्डर या प्रॉपर्टी फॉर्म देगा तो उससे भी जो सेट बिल्ड करवाइएगा वो एक टेबुलर फॉर्म में ही आएगा, टेबुलर फॉर्म, रोस्टर या टेबुलर फॉर्म में ही आ जाएगा। जब भी आप प्रॉपर्टी फॉर्म से सेट को बिल्ड करवाइएगा तो वो एक टेबुलर फॉर्म में ही आ जाएगा, याद रहेगा बात। चलिए अब कोई बच्चा बोलेगा सर x क्या होना चाहिए, 1 से बड़ा या 1 और 5 से छोटा, 1 और 5 के बीच में होना चाहिए, 1 से लेके 5 तक होना चाहिए, ये भी बोल सकते हैं आप। तो सर 1 से 5 तक में अगर हम ये बोल दें कि 1.5 1.9 2.5 3 2 कुछ भी इस तरीके का नंबर नहीं लिए आप, डायरेक्ट 1 से 2 ले लिए, 1 और 2 के बीच में तो बहुत सारा नंबर लाइक करता है, 2 से 3 क्यों लिए, 2 और 3 के बीच में बहुत सारा नंबर लाइक करता है, भैया ले सकते थे अगर ये कंडीशन नहीं होता तो, लेकिन x तो बिलोंग्स नेचुरल नंबर को कर रहा है, n मतलब नेचुरल नंबर, जब x नेचुरल नंबर को बिलोंग्स कर रहा है तो ये सब नंबर 1 और 2 के बीच में जो भी नंबर है वो नेचुरल नंबर नहीं है, ये तो एक रेशनल नंबर हो जाता है। नेचुरल नंबर ही केवल लेने के लिए बोल रहा है, इसलिए इस दोनों के बीच का 1.5 1.9 ये सभी नंबर पॉइंट वाला नहीं लिए, डायरेक्ट 1 से 2 लेना पड़ा, 2 से 3 लेना पड़ा, मतलब 1 से 5 तक का नेचुरल नंबर का बात कर रहा है। ये बात भी समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, ये पता चल रहा है क्या, ये पता चल रहा होगा। इस चीज को पढ़ने का एक ही तरीका है कि भाई a इजकल टू एक्स सच डेट दिया हुआ है, क्या दिया है उसको देखिए, और x कहां से कहां तक है। जब भी कोई भी सेट का आपको प्रॉपर्टी फॉर्म या सेट बिल्डर फॉर्म दिया हुआ होगा, उस सेट बिल्डर फॉर्म या प्रॉपर्टी फॉर्म में थोड़ा सा प्रॉपर्टी को ऑब्जर्व करिएगा ना तो सेट लिख पाइएगा, एकदम लिख दीजिएगा आसानी से, इजी वे में। थोड़ा सा एब्जॉर्व करना होगा कि वो x दिया है या जो भी चीज दिया हुआ होगा वो कहां से कहां है, और x किस चीज को बिलोंग्स कर रहा है या किसी चीज को बिलोंग्स नहीं कर रहा है, उस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग अभी ये जो सेट हमने लिखा, जो बिल्ड किया है, सेट जो बनाया है, वो इसी इंफॉर्मेशन से हम बनाए हैं। भाई इस इंफॉर्मेशन को देखते हुए बनाए कि ये इंफॉर्मेशन कहना क्या चाह रहा है। चलिए सेकेंड ले लेते हैं, बी नंबर क्या बोल रहा है, बी एक सेट दिया हुआ है, x है, सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर एंड x इज ग्रेटर देन 2 लेस देन 11। भाई x जो है एक नेचुरल नंबर है, यहाँ पे x बिलोंग्स टू n बोला था तो मतलब वही था, यहाँ लिख दिया है लैंग्वेज में, कंफ्यूज नहीं होना है। x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर, x क्या है, एक नेचुरल नंबर है, और x कहाँ से कहाँ लाइक कर रहा है, 2 से 11 तक, 2 और 11 के बीच में, 2 भी नहीं लेना है, 11 भी नहीं लेना है, 2 से बड़ा होगा, 11 से छोटा होगा।
x इज ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 11 इज इक्वल टू नहीं है तो 2 भी नहीं लेंगे, 11 भी नहीं लेंगे। चलिए सेट बी कैसे लिखिएगा, सेट बी हो जाएगा अपना 2 होगा क्या, 2 नहीं ले सकते हैं, 2 से बड़ा लेना पड़ेगा, तो 3 होगा क्या, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा, 11 होगा क्या, 11 से छोटा लेना है तो 11 हो ही नहीं सकता है। ये प्रॉपर्टी दिया हुआ था सेट का, प्रॉपर्टी से हम सेट को बिल्ड किए, सेट को बनाए, तो ये सेट बना दिए, इसी को तो सेट बिल्डर और प्रॉपर्टी फॉर्म बोला जाता है। जब भी किसी भी सेट के प्रॉपर्टी से सेट को बिल्ड करेंगे, सेट को बनाएंगे, वही हमारा सेट बिल्डर और प्रॉपर्टी फॉर्म हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा, ये सभी एग्जांपल है, एक यहां लिए एक यहां लिए। अब यहां आ जाइए, यहां पे C इज इक्वल टू AEIOU दिया हुआ है, भाई ये तो सेट बिल्डर नहीं है या प्रॉपर्टी फॉर्म नहीं दिया हुआ है, ये तो सर एक टेबुलर फॉर्म दे दिया है। तो इस टेबुलर फॉर्म से आप सेट बिल्डर प्रॉपर्टी फॉर्म नहीं लिख सकते हैं क्या? इस सेट के प्रॉपर्टी से आपने टेबुलर फॉर्म लिखा कि नहीं लिखा? भाई सेट को बिल्ड करवाते गए, अपने आप प्रॉपर्टी टेबुलर फॉर्म में लिखाते गया। लेकिन जब यहां पे इस सेट सी का टेबुलर फॉर्म दिया हुआ है, तो अब इससे प्रॉपर्टी फॉर्म कैसे लिखिएगा इसका? देखिए C इज इक्वल टू क्या करेंगे, x सच डेट C इज इक्वल टू x एलिमेंट है, और x क्या किसको बिलोंग्स करेगा, x सच डेट x इज ए vowel of इंग्लिश अल्फाबेट। हो गया इंग्लिश अल्फाबेट। एक्स सच दैट एक्स क्या है, एक्स एक वॉवेल है इंग्लिश अल्फाबेट का। ये हो गया। इस प्रॉपर्टी से जब सेट को बिल्ड कराइएगा तो AEIOU ही मिलेगा। भाई इंग्लिश अल्फाबेट का सभी वॉवेल्स क्या होता है, AEIOU होता है, सबको पता है। तो अपने को कभी भी टेबुलर से बोलेगा, अगर उसके प्रॉपर्टी फॉर्म को लिखने के लिए हम लिख देंगे इजी वे में, भाई इस तरीके से लिख देंगे। और कभी अगर प्रॉपर्टी फॉर्म देके बोलेगा टेबुलर फॉर्म इसको लिखिए, या प्रॉपर्टी फॉर्म से हमको सेट को बिल्ड करवाएंगे, तो टेबुलर फॉर्म हमको इस तरीके से मिल जाएगा। इसको नोट करिए बढ़िया तरीका से, 1 मिनट में आ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट। अब थर्ड आगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स में ही चल रहे हैं। तीसरा विजुअल रिप्रेजेंटेशन। देखिए विजुअल रिप्रेजेंटेशन में क्या करना है, सेट को इस तरीके के एक सर्कल लगा देना है, और ये सेट ए हो गया, 1 2 3 4 5 हो गया। विजुअल रिप्रेजेंटेशन इसी को बोला जाता है। एक सर्कल के अंदर किसी भी सेट का एलिमेंट लिखा हुआ होगा इस तरीके से सीक्वेंसली, उसी को विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट बोला जाएगा। तो यहां पे हम लोगों ने क्या क्या देखा, आप लोगों ने यहां पे
सबसे पहले सेट को जाना, सेट क्या होता है। इसके बाद रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, 3 मेथड होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट का। क्या क्या मेथड होता है? रोस्टर और टेबुलर फॉर्म होता है। दूसरा आप लोगों ने पढ़ा सेट बिल्डर और प्रॉपर्टी फॉर्म, या तो सेट बिल्डर बोलिए या प्रॉपर्टी बोलिए, बात एक ही है। और तीसरा हम लोगों ने विजुअल रिप्रेजेंटेशन देखा, और विजुअल रिप्रेजेंटेशन ये होता है टेबुलर फॉर्म में क्या होता है, सेट एक टेबल की तरह लिखा हुआ होता है, उसको टेबुलर फॉर्म बोल देंगे। सेट बिल्डर और प्रॉपर्टी फॉर्म क्या होता है, किसी भी सेट के प्रॉपर्टी को दे देगा और उस प्रॉपर्टी से हमको सेट को बिल्ड करवाना पड़ेगा, सेट बनाना पड़ेगा, उसको सेट बिल्डर और प्रॉपर्टी फॉर्म बोला जाता है। विजुअल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, एक इस तरीके के सर्कल के अंदर में हम एलिमेंट को इस तरीके से सेपरेटली लिख देते हैं, इसी को विजुअल रिप्रेजेंटेशन बोला जाता है। चलिए अब कुछ एग्जांपल देखते हैं। ये a इज इक्वल टू 2 4 6 ऐसे दिया हुआ है, ये क्या है, कौन सा रिप्रेजेंटेशन है सेट का, लिख पाएंगे क्या आप लोग? ये तो एक अपने आप में क्या है, टेबुलर फॉर्म है, रोस्टर और टेबुलर है, रोस्टर और आप तो कोई एक नाम भी लिख दीजिएगा चलेगा, या तो रोस्टर बोल दीजिए या टेबुलर बोल दीजिए, हम दोनों लिख देते हैं। इसको क्या बोला जाएगा, ये कौन सा फॉर्म है भाई, सेट बिल्डर और प्रॉपर्टी फॉर्म है। सेट बिल्डर और प्रॉपर्टी फॉर्म है। और इस तरीके का अगर ले लीजिएगा 2 4 6 8, थोड़ा और बढ़िया से करते हैं। ये सेट ए है 2 4 6 8, इसको विजुअल रिप्रेजेंटेशन बोला जाएगा। तीनों रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट आप लोग को यहाँ दिखा दिया गया है, एक बार समझने का कोशिश कीजिए, बढ़िया तरीका से सारा चीज क्लियर हो जाएगा। इस प्रॉपर्टी फॉर्म से सेट को बिल्ड करवाए क्या, कैसे बिल्ड करवाइएगा, ए इज इक्वल टू सेट के अंदर में क्या क्या एलिमेंट आ जाएगा, एलिमेंट बोल रहा है ए इज इक्वल टू 2n है, जहां पे n बिलोंग्स कर रहा है एन को, नेचुरल नंबर को, ये स्मॉल एन नेचुरल नंबर को बिलोंग्स कर रहा है, और एन जो है वो लेस देन इक्वल टू 4 है, नेचुरल नंबर होगा। और कैसा नेचुरल नंबर होगा, 4 या 4 से छोटे वाला नेचुरल नंबर लेना है। 1 लेंगे एकदम लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे, 4 लेंगे क्योंकि इक्वल टू भी है, एन इज लेस देन इक्वल टू 4 है। 5 लेंगे क्या, नहीं लेंगे। तो 1 लीजिएगा तो यहां 1 लिख देंगे क्या, नहीं, 2n है, 2 के जगह पे 1 लिखिएगा तो 2 होगा कि नहीं, 2 हो जाएगा। फिर n इक्वल टू 2 रखिए, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, तो एलिमेंट तो 4 हो जाएगा। 3 रखिएगा, 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, और जब 4 रखिएगा तो 4 इंटू 2 8 हो जाएगा, और यही क्या हो जाएगा, इस सेट का टेबुलर फॉर्म आ गया आपका। इस प्रॉपर्टी से जब सेट को बिल्ड करवाते हैं तो ये 2 4 6 6 एलिमेंट आ रहा है। अब ये मत देखिएगा कि n इज लेस देन इक्वल टू 4 है, सर यहाँ पे 4 से 6 8 कैसे आ गया, इस चीज को आप लोग देखिए ना, यहाँ पे भाई इस चीज को देखिए, 2n दिया हुआ है, n हमको लेना है, n हमको 4 या 4 से छोटा लेना है, n न लेना है, लेकिन 2n दिया हुआ है, n के जगह पे जब आप 4 या 4 से छोटा रखिएगा तो 2 4 6 8 एलिमेंट आपको मिलेगा। जब भी कभी आप रेसिप्रोकल चेक भी कर सकते हैं। सेट बिल्डर या प्रॉपर्टी फॉर्म का डिफिनीशन क्या बोला है हमको, कि जो भी प्रॉपर्टी दिया हुआ होगा वो प्रॉपर्टी सेट के सभी एलिमेंट को सेटिस्फाई करेगा। सेट का जो ये एलिमेंट हमको निकला है, इस प्रॉपर्टी से जो सेट का ये एलिमेंट बिल्ड हुआ है, इस एलिमेंट को सेट का इस प्रॉपर्टी को फुलफिल करना होगा, ये प्रॉपर्टी इस एलिमेंट को सेटिस्फाई करेगा। चलिए इसको नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चलिए अब नल सेट, एम्प्टी सेट या वॉइड सेट देखने वाले हैं। क्या होता है नल सेट, नल मतलब क्या है, नल सेट, एम्प्टी सेट या वॉइड सेट, तीनों एक ही बात है, नाम अलग अलग है, तीनों का मतलब एक ही है। एम्प्टी मतलब क्या होता है, खाली, और एम्प्टी सेट लगा दिया तो खाली सेट। नल सेट बोलिए, एम्प्टी सेट बोलिए, वॉइड सेट बोलिए, सभी का मतलब हो जाएगा खाली सेट। अब खाली सेट क्या कर रहा है, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट आर 0 देन इट इज कॉल्ड ए नल सेट। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट किसी भी सेट में 0 होगा तो उसको नल सेट, इम्प्ली सेट या वॉइड सेट बोला जाएगा। भाई नंबर ऑफ एलिमेंट 0 होगा मतलब एक भी एलिमेंट नहीं होगा,
कोई भी सेट का नंबर ऑफ एलिमेंट जीरो होने का क्या मतलब है, उस सेट के अंदर में एक भी एलिमेंट नहीं होगा, और एक भी जब सेट के अंदर में एलिमेंट नहीं होगा तो वो भैया एलिमेंट काहे का। सर आपने तो बोला कि सेट का डिफिनीशन क्या होता है, एक कलेक्शन है, सेट है क्या, कलेक्शन है ऑब्जेक्ट का, किस तरीके का ऑब्जेक्ट, वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का कलेक्शन है। लेकिन यहां पे तो कोई कलेक्शन ही नहीं ले रहे हैं, तो ये पहले सेट कैसे हो गया, इसी यहीं पे मैटर फंस रहा था, कंफ्यूजन हो रहा था। तो एक मैथमेटिशियनों ने हमें बोला कि भाई आपस में लड़ो मत, आप लोग लो एक नया तरीके का सेट हम इंट्रोड्यूस करवा देते हैं, इसीलिए नल सेट या एम्प्टी सेट, वॉइड सेट को लाया गया यहां पे, ताकि डिफिनीशन क्लैश ना हो पाए, सेपरेट सारा चीज चलता रहे। वो सेट का जो डिफिनीशन था तो वो तो था ही, लेकिन जब सेट के अंदर में कोई कलेक्शन ही नहीं होगा, कोई एलिमेंट ही ऑब्जेक्ट ही नहीं होगा, सेट खाली खाली होगा पूरा, तो उसको नल सेट या एम्प्टी सेट या वॉइड सेट बोल देंगे। कोई टफ बात है क्या, नल सेट एम्प्टी सेट क्या होता है भाई, सेट के अंदर में एक भी एलिमेंट नहीं होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट जीरो होगा, उसको नल सेट बोल देंगे। इतना इजी बात है, याद रखेंगे क्या, इसको डिनोट कैसे किया जाता है, इट इज डिनोटेड बाय फाइव, इसको फाइव पर आ जाएगा। नल सेट को डिनोट किया जाता है फाइव से, और या नहीं तो सेट के अंदर एक भी एलिमेंट नहीं होगा, आप ब्रैकेट लगा दीजिए, और ब्रैकेट के अंदर एक भी एलिमेंट मत दीजिए, वही आपका नल सेट या एम्प्टी सेट या वॉइड सेट का रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा, डिनोशन हो जाएगा। चलिए एग्जांपल देखते हैं क्या बोल रहा है नल सेट के लिए। a इज इक्वल टू एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स नेचुरल नंबर, a इज इक्वल टू एक्स है और x जो है बिलोंग्स कर रहा है नेचुरल नंबर का, और वो x कहां से कहां है, 0 से ग्रेटर है और 1 से लेस देन है। x इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1 है, 0 से तो बड़ा है और 1 से छोटा है, ऐसा नेचुरल नंबर लेने के लिए बोल रहा है। भैया ये क्या माथा सटका रहा है यार, ऐसा कोई नेचुरल नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता है जो कि 0 और 1 के बीच में हो। भैया 1 से तो नेचुरल नंबर अपना शुरू ही होता है, और इन्होंने बोल रहा है कि 0 और 1 के बीच में नेचुरल नंबर होना चाहिए। ये क्या दिया हुआ है, एक प्रॉपर्टी दिया हुआ है सेट का, ये एक प्रॉपर्टी फॉर्म या सेट बिल्डर फॉर्म दिया हुआ है। अब इस सेट बिल्डर फॉर्म और प्रॉपर्टी फॉर्म से जब आप सेट को बिल्ड करवाइएगा तो क्या एलिमेंट मिलेगा, एक भी एलिमेंट ही नहीं मिल रहा है। यहां पे एलिमेंट क्या मिलेगा भाई, एक भी एलिमेंट ही नहीं मिल रहा है। 0 और 1 के बीच में कोई भी नेचुरल नंबर एग्जिस्ट नहीं करता है, नहीं होता है, इसीलिए इसको क्या बोला जाएगा, एक फाइव सेट बोला जाएगा, एम्प्टी सेट फाइव सेट बोला जाएगा। देख लिए, इस तरीके का सिचुएशन आता तो आप लोग बोलते भाई ये सेट होगा कि नहीं होगा, ये तो एक प्रॉपर्टी फॉर्म दिया हुआ है, और इस प्रॉपर्टी से जब सेट को बिल्ड करवाते तो यहाँ पे आप देखते कि भाई सेट के अंदर तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, और नल सेट ना पढ़े हुए होते तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते। अब भाई एलिमेंट आएगा तो देखेंगे वेल डिफाइंड है, डिस्टिंक्ट है, तो वो सेट होगा, और कोई एलिमेंट आएगा ही नहीं तो काहे का वेल डिफाइंड और काहे का डिस्टिंक्ट देखना भैया। सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो, सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट 0 हो, तो उसको तो आप डायरेक्ट नल सेट या एम्प्टी सेट बोल दीजिए आंख मूंद के। चलिए यूनिवर्सल सेट देखते हैं। ए सेट व्हिच हैज एलिमेंट्स ऑफ ऑल द रिलेटेड सेट विदाउट एनी रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट्स। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, एक ऐसा सेट जिसके पास रिलेटेड सेट का सभी एलिमेंट्स होता है बिना रिपीटेशन के, विदाउट रिपीटेशन के, उसको यूनिवर्सल सेट बोला जाता है। अभी इसको देखेंगे बाय डेफिनेशन, इट इज डिनोटेड बाय यू, यूनिवर्सल सेट को यू से डिनोट किया जाता है। U फॉर यूनिवर्सल, ऐसे भी याद रखिए, यूनिवर्सल मतलब यू क्या होता है थोड़ा सा देखने का कोशिश करिए। यहां पे चलिए एग्जाम्पल देख लेंगे यूनिवर्सल सेट का। लेट सेट A इज इक्वल टू 1 2 3 ले लिए, एंड सेट B इज इक्वल टू 1 A B C ले लिए, ठीक है। अब यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट हो जाएगा U
एलिमेंट यूनिवर्सल सेट का एलिमेंट होना चाहिए दो, सभी जो भी रिलेटेड सेट का सभी एलिमेंट होना चाहिए यूनिवर्सल सेट के पास। तो 1 2 3 1 2 3 ए बी सी विदाउट रिपीटेशन, याद रखिएगा यही एक यूनिवर्सल सेट हो गया भैया। यहां पे आपके पास सेट ए था 1 2 3, सेट बी का एलिमेंट था 1 ए बी सी, और यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा, तो इस दोनों सेट के रिलेटेड, भाई ये यही दो रिलेटेड सेट है, जो भी रिलेटेड सेट है उस सभी रिलेटेड सेट का, यहां पे दो रिलेटेड सेट है, इस दोनों रिलेटेड सेट का सभी एलिमेंट अगर किसी भी सेट में बिना किसी रिपीटेशन के, विदाउट रिपीटेशन रहे तो उसको यूनिवर्सल सेट बोला जाएगा। यहां पे सेट ए में 1 2 3 एलिमेंट है, सेट बी में 1 ए बी सी एलिमेंट है, तो यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा, इस दोनों सेट का, ये दोनों क्या हो जाएगा, इस यूनिवर्सल सेट के लिए रिलेटेड सेट हो जाएगा। इस दोनों सेट के लिए यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा, एक रिलेटेड सेट होगा कि नहीं। तो ये दोनों सेट ए और सेट बी का सभी एलिमेंट इस यूनिवर्सल सेट में प्रेजेंट होना चाहिए। 1 2 3 है, 1 2 3 है, 1 ए बी सी है, 1 है ए बी सी है, सभी एलिमेंट इसका भी प्रेजेंट है, इसका भी प्रेजेंट है। अब कोई बच्चा बोलेगा भाई 1 इसमें भी है, 1 तो 2 बार आना चाहिए ना सर, अगर 1 2 बार कर दोगे तो ये कोई सेट ही नहीं रहेगा। भाई यूनिवर्सल सेट होने के लिए भी पहले उसको एक सेट के डिफिनीशन को फुलफिल करना होगा, रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होना चाहिए। डिस्टिंक्ट कब होगा, जब दोनों सेट में से दो सेम एलिमेंट है तो उस दोनों में से केवल एक ही एलिमेंट लेना होगा, तभी उसको यूनिवर्सल सेट बोला जाएगा, तभी तो वो सेट होगा। पहले बात तो उसको सेट होना पड़ेगा, सेट होने के लिए डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होना चाहिए। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट कब होगा, जब एलिमेंट रिपीटेशन ना करे, विदाउट एनी रिपीटेशन होना चाहिए। चलिए इसको नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए सबसेट क्या होता है। ए सेट ए इज सेड टू बी ए सबसेट ऑफ ए सेट बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट बी। भाई एक सेट सबसेट क्या होता है, सबसेट भी एक प्रकार का सेट होता है। देखिए जितना भी प्रकार का सेट पढ़ रहे हैं ये एक लास्ट प्रकार का सेट है कहीं ना कहीं, रिलेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, सबसेट रिलेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां से रिलेशन स्टार्ट ही होगा। सबसेट क्या होता है, सेट ए इज सेड टू बी सबसेट, कोई भी सेट को सबसेट बोलेंगे किसी भी सेट के जब उस सेट का सभी एलिमेंट दूसरे सेट के में प्रेजेंट हो तो वो सेट दूसरे एलिमेंट का सबसेट होगा। सर ये क्या बोल रहे हैं, चलिए सेट ए को हम सबसेट बोलेंगे सेट बी का, सेट ए एक है और दूसरा एक सेट बी है। सेट ए को सबसेट सेट बी का कब बोलेंगे, जब सेट ए का सभी एलिमेंट सेट बी में प्रेजेंट हो। अब समझ में आया क्या, सेट ए है सेट बी है, भाई सेट ए को सबसेट सेट बी का कब बोलेंगे, जब सेट ए का सभी एलिमेंट सेट बी में प्रेजेंट हो। अगर मान लो कोई दो सेट है और सेट बी का सभी एलिमेंट सेट ए में प्रेजेंट है तो बी क्या हो जाएगा, सेट ए का सबसेट हो जाएगा। चलिए इसको आगे और देखते हैं। इफ सेट ए इज ए सबसेट ऑफ सेट बी, अगर सेट ए एक सेट है जो कि सबसेट है सेट बी का, देन वी राइट ए सबसेट ऑफ सेट बी। यहां पे क्या लिखा हुआ है, इस तरीके से ए सबसेट ऑफ सेट बी लिखने का ये तरीका है। ए सबसेट है, ए क्या है, ए सबसेट है सेट बी का, ए सबसेट है तब तो इस तरीके से लिख रहे हैं बी बंद मुंह के तरफ ए लिखा हुआ है। देखिए साइन को थोड़ा सा एब्जॉर्ब कर लीजिए ताकि आगे दिक्कत ना हो। दिक्कत कहाँ हो सकता है वो देख लीजिए, कभी अगर इस तरीके से होगा तो आप लोग गड़बड़ कर दीजिएगा, तो भी बोल दीजिएगा ए सबसेट है बी का, नहीं तब बी सबसेट हो जाएगा ए का, बी का सारा एलिमेंट होगा ए सेट में, बी सबसेट हो जाएगा ए का। क्यों होगा, क्योंकि ये बंद मुंह के तरफ जो है ना वो होता है सबसेट। यहां पे ये दिमाग में बैठा लीजिए, बंद मुंह के तरफ जो है वो सबसेट होगा। ए कहां है, ए बंद मुंह के तरफ है,
भाई ए बंद मुंह के तरफ है तो ए सबसेट होगा, बी किसका सबसेट होगा, बी का सबसेट होगा, तो बी खुला मुंह के तरफ होना चाहिए, बी खुला मुंह के तरफ है। ए सबसेट है क्योंकि ए बंद मुंह के तरफ है, और किसका सबसेट होगा, जो खुला मुंह के तरफ है उसका सबसेट होगा। ए सबसेट है, किसका सबसेट है, जो खुला मुंह के तरफ है, बी का सबसेट है। चलिए अब और एक चीज क्या लिख सकते हैं, इफ, इसको एग्जाम्पल के थ्रू भी समझेंगे, घबराना नहीं है। चलिए सबसे पहले एग्जाम्पल ही ले लेते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट लेते हैं। ए एक सेट है 1 2 3 1 2 3, और बी एक सेट है 1 A 2 3 5 B C, ये सेट है। देखिए तो ए का सारा एलिमेंट बी में नहीं प्रेजेंट है क्या, 1 है 2 है 3 है, इसके पास एलिमेंट 1 है 2 है 3 है। भाई ए का सभी एलिमेंट बी में प्रेजेंट है कि नहीं है, बी का हालांकि एक्स्ट्रा एलिमेंट भी है, बी के एक्स्ट्रा एलिमेंट से अपने को लेनी देनी नहीं है, ए का जो भी एलिमेंट है 1 2 3 वो बी में प्रेजेंट है, तो ए क्या हो जाएगा, ए सबसेट है बी का, इसीलिए बोला गया ए का सारा एलिमेंट बी सेट में प्रेजेंट है, तो सेट ए क्या हो जाएगा, यहां पे क्या बोल देंगे, देन ए इज सबसेट ऑफ बी, ए इज सबसेट ऑफ बी। ठीक है, दूसरा अगर ले ले तो सेट ए लेते हैं 9 8 7, चलिए, और एक सेट बी लेते हैं 8 7 9। यहां जरा ऑब्जर्व करिए, 9 है 8 है 7 है, भाई तीन एलिमेंट है 9 8 7, इसमें प्रेजेंट है क्या, सर 9 है 8 है 7, तीनों प्रेजेंट है, तो ए का सभी एलिमेंट बी में प्रेजेंट है कि नहीं है, तो यहां पे क्या बोल देंगे, ए जो है सबसेट है बी का। लिखने का क्या तरीका होगा, ए अगर सबसेट बी का है तो ए बंद मुंह के तरफ लिखा जाएगा, और किसका सबसेट है, बी का है, तो बी ओपन मुंह के तरफ लिखा जाएगा। समझ रहे हैं बात को। और एक बात देखिए सर, ए का सभी एलिमेंट बी में है और तीन ही इसके पास एलिमेंट है और वही सेम एलिमेंट ए में भी है, तो ये भी तो बोल सकते हैं कि बी का सभी एलिमेंट ए में है। भाई ए का सभी एलिमेंट बी में है तो यहां पे तो ये भी दिख गया कि बी का भी ए में है, तो ए सबसेट बी का हुआ तो बी भी तो ए का हो सकता है, यहां पे हो सकता है। यहां पे क्या बोला जाएगा, यहां पे एंड बी इज ए सबसेट ऑफ ए, ए सबसेट बी का होगा क्योंकि ए का सारा एलिमेंट बी में है, बी सबसेट ए का होगा क्योंकि बी का सारा एलिमेंट सेट ए में है। यहां बी सबसेट ए का नहीं होगा, बी ए का सबसेट नहीं होगा क्योंकि बी का सारा एलिमेंट ए में प्रेजेंट है क्या, नहीं है। तो ये दो सिचुएशन है, इस दोनों को थोड़ा सा याद रखने का कोशिश करिए। सबसेट का मतलब क्या, सबसेट का बात आएगा आपको तुरंत क्लिक करना चाहिए कि भाई कोई भी सेट किसी सेट का सबसेट कब होगा, जब उस सेट का सारा एलिमेंट किसी सेट में प्रेजेंट होगा, तो वो सेट जो सबसेट होगा उस सेट का किसका, जिसमें उसका एलिमेंट प्रेजेंट होगा उसका। भाई इस सेट का सारा एलिमेंट इस सेट में प्रेजेंट होगा तो ये सेट किस सेट का सबसेट है, किसका है, जिसमें इसका सारा एलिमेंट प्रेजेंट है। सेट ए का सारा एलिमेंट सेट बी में प्रेजेंट है तो सेट ए जो है सबसेट है सेट बी का। समझ में आया क्या, यही बात करने का कोशिश कर रहे हैं। अगर मान लीजिए यहां पे एक प्रॉपर्टी फॉर्म में भी थोड़ा सा देखते हैं, अगर ए सबसेट होगा बी का तो क्या बोला जा सकता है, ए अगर सेट बी का सबसेट होगा तो सेट ए का सारा एलिमेंट बी में तो प्रेजेंट होगा ही होगा 100%। मतलब
एक्स अगर बिलोंग्स कर रहा है सेट ए को तो एक्स बिलोंग्स करना चाहिए सेट बी को भी, ये भी बात हो सकता है एक। थोड़ा सा समझने का कोशिश करिएगा। एक्स एक एलिमेंट है जो कि ए को बिलोंग्स कर रहा है, या एक्स एक एलिमेंट ए का है, सेट ए का जो एलिमेंट है, और सेट ए जो है सबसेट है बी का, तो ए अगर सबसेट बी का है, बात पे गौर कीजिए, ए अगर सबसेट है सेट बी का, अगर सबसेट होगा तो सेट ए का सारा एलिमेंट सेट बी में प्रेजेंट होगा, सेट ए का सारा एलिमेंट सेट बी में प्रेजेंट होगा। और x जो है एलिमेंट है सेट ए का, अगर x से सेट ए का एलिमेंट है तो x तो एलिमेंट सेट बी का भी होना पड़ेगा ना। x अगर एलिमेंट है सेट ए का तो x एलिमेंट होना चाहिए सेट बी का, तभी तो a सबसेट होगा सेट बी का। चलिए इसको नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट ले लेते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट, देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट किसी प्रकार का मल्टीप्लीकेशन का थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग तो लग रहा है भाई, प्रोडक्ट का बात कर रहा है। कार्टेशियन कोई चीज होगा उसको रहने देते हैं, अभी प्रोडक्ट आ रहा है और ऑफ टू सेट, दो सेट का प्रोडक्ट का बात कर रहा है, दो सेट का प्रोडक्ट का बात कर रहा है। बाय डेफिनेशन तो इतना पता चल रहा है भैया। चलिए कार्टेशियन क्या होता है, अब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट क्या होता है उसको देखते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल दोज ऑर्डर पेयर हुज फर्स्ट कोऑर्डिनेट इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए एंड सेकेंड कोऑर्डिनेट इज एन एलिमेंट ऑफ सेट बी। बोला जा रहा है कि दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा, और कार्टेशियन प्रोडक्ट कोई दो सेट है सेट ए और सेट बी। कार्टेशियन प्रोडक्ट भी एक प्रकार का सेट ही होता है, और वो सेट क्या चीज का होता है, सभी ऑर्डर पेयर का। ऑर्डर पेयर में क्या होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट एक सेट है ऑर्डर पेयर का, और वो ऑर्डर पेयर में क्या होगा, ऑर्डर पेयर में भाई फर्स्ट कोऑर्डिनेट और सेकंड कोऑर्डिनेट होता है। ऑर्डर पेयर में जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट होगा वो सेट ए का एलिमेंट होगा, और सेकंड कोऑर्डिनेट जो होगा वो सेट बी का कोऑर्डिनेट होगा। भाई ये ऑर्डर पेयर क्या है, ऐसे देखिए, किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ऑर्डर पेयर में। मान लीजिए इस पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट है एक्स वाई, तो ये एक ऑर्डर पेयर है। एक्स और वाई को जो ये ब्रैकेट के अंदर लिए हैं ये एक ऑर्डर पेयर है। भाई इस पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स वाई है, यहाँ पे एक्स क्या है, एक्स जो है फर्स्ट कोऑर्डिनेट बोला जाएगा, और वाई जो है सेकंड कोऑर्डिनेट बोला जाएगा। बात समझ रहे हैं, ये एक प्रकार का ऑर्डर पेयर है। किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम ऑर्डर पेयर से ही करते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई पॉइंट है 2 3 है, ये एक ऑर्डर पेयर है। इस ऑर्डर पेयर में फर्स्ट कोऑर्डिनेट 2 बोला जाएगा, सेकंड कोऑर्डिनेट 3 होगा, फर्स्ट वाला फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड वाला सेकंड कोऑर्डिनेट। तो यहां कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट के लिए क्या बोला जा रहा है, कार्टेशियन प्रोडक्ट भी एक प्रकार का सेट है, लेकिन यहां पे कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर में जो एलिमेंट होगा वह एक ऑर्डर पेयर में होगा। और वो ऑर्डर पेयर कैसे बनेगा, जो भी दो सेट से आप कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहे हैं, सेट ए और सेट बी से जो कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहे हैं, वो सेट ए का फर्स्ट एलिमेंट इस ऑर्डर पेयर का फर्स्ट कोऑर्डिनेट होगा। सेट ए का फर्स्ट एलिमेंट इस ऑर्डर पेयर का फर्स्ट, सेट ए का एलिमेंट, सॉरी सेट ए का फर्स्ट एलिमेंट नहीं, सेट ए का कोई भी एलिमेंट इस ऑर्डर पेयर का फर्स्ट कोऑर्डिनेट होगा, और सेट बी का एलिमेंट इस ऑर्डर पेयर का सेकंड कोऑर्डिनेट होगा। समझ में आ रहा है? चलिए अभी आगे और समझ में आएगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट थोड़ा बहुत डिफिनीशन से पता लगेगा, बने रहिए, इसको आगे देखते हैं। Cartesian product of set is denoted by A cross B and read as A cross B. Cartesian product of two set, कोई भी दो सेट है A और B, और वो दो सेट का अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो उसको डिनोट किया जाएगा A क्रॉस B से। कार्टेशियन प्रोडक्ट दो सेट का कैसे डिनोट किया जाएगा, A क्रॉस B से, और इसको पढ़ा क्या जाएगा, रीड एज A क्रॉस B। ए क्रॉस बी और प्रोडक्ट सेट ऑफ ए एंड बी, ए क्रॉस बी को पढ़ा जाएगा ए क्रॉस बी। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट ए क्रॉस बी, या प्रोडक्ट सेट ऑफ ए एंड बी। चलिए
अब एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे भाई कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे करेंगे। मान लीजिए यहाँ पे A इजकल टू एक सेट है, A इजकल टू सेट है 1 2 3 और B एक सेट है 3 5। ये A एक सेट है 1 2 3 एलिमेंट है, B एक सेट है 3 5 इसके पास एलिमेंट है। अब बोला जा रहा है अपने से कि भैया इस दोनों सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट करके दिखाइए। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A क्रॉस B निकालिए एक बार। A क्रॉस B, A क्रॉस B। कार्टेशियन प्रोडक्ट भी एक प्रकार का सेट होता है, सेट होता है तो भैया इसको ब्रैकेट के अंदर लिखना होगा, लेकिन किस वे में होगा, इसके एलिमेंट एक ऑर्डर पेयर में होगा। और ऑर्डर पेयर में क्या करना होगा, याद करिए, ऑर्डर पेयर का फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो है वो सेट A का एलिमेंट होना चाहिए। भैया ऑर्डर पेयर में जब भी होगा, A क्रॉस B निकाल रहे हो ना, तो ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट सेट A का, ऑर्डर पेयर का फर्स्ट कोऑर्डिनेट सेट A का एलिमेंट होगा। तो 1 लेंगे, इसके साथ सेकेंड कोऑर्डिनेट इस ऑर्डर पेयर का क्या हो जाएगा, सेट B का एलिमेंट 1 के साथ 3 लेंगे। चलिए 1 लेंगे, 1 के साथ 5 लेंगे। चलिए अब 2 लेंगे, 2 के साथ 3 लेंगे। चलिए 2 के साथ 5 लेंगे, 2 के साथ 5 लेंगे। चलिए अब 3 लेंगे, 3 के साथ 3 लेंगे, 3 के साथ 3 लेंगे। चलिए 3 के साथ 5 लेंगे, 3 के साथ 5 लेंगे। यही हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट A एंड B। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B निकाल रहे हैं, मतलब A क्रॉस B निकालेंगे जब, तो A क्रॉस B निकालते वक्त क्या किए, A का इस ऑर्डर पेयर के अंदर में फर्स्ट कोऑर्डिनेट सेट A का एलिमेंट ले रहे हैं और सेकेंड कोऑर्डिनेट सेट B का एलिमेंट ले रहे हैं। लेकिन कैसे किए वो एक बार समझ लीजिए और पैटर्न को बैठाइए दिमाग में। कभी भी दो सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट को निकालने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, वेरी इजी। आप लोग एक ही पैटर्न में चलिएगा। सबसे पहले सेट A के फर्स्ट वाले एलिमेंट से सेट B के सभी एलिमेंट का ऑर्डर पेयर बना दीजिए। सेट A के पहले वाले एलिमेंट से सेट B के सभी एलिमेंट का ऑर्डर पेयर बनाइए। जब सेट B का सभी एलिमेंट का ऑर्डर पेयर बन जाएगा, फिर सेट B का दूसरे एलिमेंट पकड़ेंगे। पहले वाले का तो काम हो गया भैया, अब दूसरे वाले एलिमेंट के साथ सेट B का सभी एलिमेंट का फिर से ऑर्डर पेयर बना दीजिए। जब सेट B A का दूसरे वाले एलिमेंट का काम हो जाएगा, तो अब तीसरे वाले एलिमेंट को पकड़ेंगे। तीसरे वाले एलिमेंट से सेट B के सभी एलिमेंट का ऑर्डर पेयर बना दीजिए, खत्म हो जाएगा। चलिए देखिए कैसे किए। सेट A के साथ सेट A का फर्स्ट एलिमेंट 1 के साथ 3 लिए एक बार, तो 1 3 का ऑर्डर पेयर बना। 1 के साथ फिर 5 लेंगे, 1 के साथ 3 लिए, 1 के साथ 5 लेंगे। पहले 1 के साथ इसका सभी का काम खत्म कर दो, कंफ्यूजन नहीं होना है। 1 के साथ पहले वाले एलिमेंट के साथ दूसरे वाले सेट के सभी एलिमेंट का ऑर्डर पेयर बना के पहले वाले का काम खत्म करो। 1 के साथ 3 लिए, 1 3 हो गया। 1 के साथ 5 लिए, 1 5 हो गया। अब इसका काम सभी के साथ, भाई दो ही एलिमेंट है, दोनों के साथ ऑर्डर पेयर बना दिए। अगर कोई और तीसरा होता तो 1 के साथ उसका भी ऑर्डर पेयर बना के काम खत्म ही कर देते। तो 1 के साथ इस दोनों का काम खत्म कर दिए। अब दूसरा आ जाइए। अब 2 के साथ 3 लेंगे, 2 के साथ 3 लिए, फिर 2 के साथ 5 का ऑर्डर पेयर बनाएंगे, 2 के साथ 5 का बनाए। 3 के साथ 3 लिए, 3 के साथ 3 लेंगे, 3 के साथ 5 लिए, 3 के साथ 5 लेंगे। मतलब सभी पहले वाले का B के सभी के साथ काम खत्म कर दीजिए, बशर्ते शर्त क्या है, उस ऑर्डर पेयर का फर्स्ट कोऑर्डिनेट सेट A का एलिमेंट रहेगा और सेकेंड कोऑर्डिनेट सेट B का एलिमेंट रहेगा। A क्रॉस B आपने निकाल लिया, अब B क्रॉस A निकालिए। भाई A क्रॉस B को क्या पढ़ा जाएगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट A एंड B या प्रोडक्ट सेट ऑफ A एंड B। अब B क्रॉस A निकालेंगे तो क्या पढ़ा जाएगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट B एंड A या प्रोडक्ट सेट ऑफ B एंड A या क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ सेट B एंड A। B क्रॉस A पढ़िए, A क्रॉस B पढ़िए, या प्रोडक्ट सेट ऑफ A एंड B पढ़िए या प्रोडक्ट सेट ऑफ B एंड A पढ़िए। चलिए अब देखते हैं भाई, एक बार A क्रॉस B निकालने पे तो ये हुआ, अब एक बार B क्रॉस A निकालते हैं। B क्रॉस A निकालने में क्या करिएगा, याद कीजिए B क्रॉस A निकाल रहे हैं आप,
अब जो भी ऑर्डर पेयर का फर्स्ट कोऑर्डिनेट लेंगे वो एलिमेंट बी सेट का होगा और सेकेंड कोऑर्डिनेट एलिमेंट ए सेट का होगा। क्यों होगा? क्योंकि बी क्रॉस ए निकाल रहे हैं, बी क्रॉस ए निकाल रहे हैं। तो बी क्रॉस ए निकालने के टाइम पे क्या करेंगे, फर्स्ट कोऑर्डिनेट 3 लेंगे और 3 के साथ इसका सभी एलिमेंट का ऑर्डर पेयर बना दीजिए। 3 के साथ 1 लिए, 3 1 हो जाएगा। 3 के साथ 2 ले लीजिए, 3 2 हो जाएगा। 3 के साथ 3 ले लीजिए, 3 के साथ 3 ले लेंगे। अब चलिए 3 का काम हो गया खत्म। 5 के साथ इस सभी का ऑर्डर पेयर बनाइए, 5 और 1 लेंगे, 5 1 लेंगे, 5 2 लेंगे, 5 3 लेंगे। एक बात बताइए, ए क्रॉस बी जो आया हुआ है और बी क्रॉस ए जो आया है, क्या ये दोनों सेम आया? क्या नहीं आया है। तो यहां पे आप क्या लिख सकते हैं, यहां पे ए क्रॉस बी नोट इज इक्वल टू बी क्रॉस ए। भाई ए क्रॉस बी जो है बिल्कुल इक्वल नहीं है बी क्रॉस ए के। ए क्रॉस बी अलग चीज है, बी क्रॉस ए अलग चीज है, दोनों निकालने का बात है। कैसे एक हो सकता है भाई? ए क्रॉस बी हो गया ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए को बी प्रोडक्ट सेट ऑफ बी एंड ए और ए क्रॉस बी प्रोडक्ट सेट ऑफ ए एंड बी। दोनों दो चीज होता है, एक चीज मत मान लीजिएगा, इसको थोड़ा बेहतरीन तरीका से बैठाइए। यही है आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। और इस कार्टेशियन प्रोडक्ट जो निकाले ए और बी का, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए और बी जो निकाले हैं, ये भी एक प्रकार का सेट है। और इस सेट का एलिमेंट क्या होता है? ये ऑर्डर पेयर होता है। क्या बोला जाएगा? एलिमेंट ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या बोला जाएगा? या प्रोडक्ट सेट, एलिमेंट ऑफ ए एलिमेंट ऑफ प्रोडक्ट सेट, प्रोडक्ट सेट आर कॉल्ड ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर पेयर और डुप्लेट्स, टुप्लेट्स, टुप्लेट्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट या प्रोडक्ट सेट के एलिमेंट को क्या बोला जाएगा? ऑर्डर पेयर बोलिए या टुप्लेट्स बोलिए। देखिए ये जो भी एलिमेंट है ना, इस क्रॉस कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो भी एलिमेंट है, इस क्रॉस प्रोडक्ट सेट ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट का जो भी एलिमेंट है, इसको या तो आप ऑर्डर पेयर बोलिए या टुप्लेट्स बोलिए। इसके एलिमेंट को आप टुप्लेट्स या क्रॉस प्रोडक्ट, ऑर्डर पेयर सॉरी, बोल सकते हैं। चलिए इसको नोट कीजिए, एक टर्म इसमें बच गया है, उसको देख लेते हैं। क्या हम क्रॉस प्रोडक्ट कोई भी सेट का या कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट के, ये तो आपका क्या है, एक टेबल के फॉर्म में है, ये तो टेबुलर फॉर्म हो गया। क्या इसको सेट बिल्डर या प्रॉपर्टी फॉर्म में लिख सकते हैं? क्या इसको सेट बिल्डर या प्रॉपर्टी फॉर्म में लिख सकते हैं? चलिए इसको देख लेते हैं। इसको नोट कीजिए पॉज करके, अब आगे देखते हैं। अगर मान लीजिए सेट बिल्डर फॉर्म कैसे दिया हुआ होगा, सेट बिल्डर फॉर्म आपको ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी सच डैट, ए बी सच डैट ए बिलोंग्स ए एंड बी बिलोंग्स बी। ये हो गया क्रॉस प्रोडक्ट या कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स का प्रॉपर्टी फॉर्म लिख दिए। देखिए प्रॉपर्टी फॉर्म लिख दिए, ए क्रॉस बी है, ए क्रॉस बी है मतलब ए बी है इसका एलिमेंट। भाई ये जो है क्रॉस प्रोडक्ट जो है दो सेट ए और बी का, इसका एलिमेंट ये ऑर्डर पेयर वाला होता है। भाई कोई भी कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट को हम टुप्लेट्स या ऑर्डर पेयर बोलते हैं। और ऑर्डर पेयर जो ये दिया हुआ है ए बी, अगर ये ए बी ऑर्डर पेयर है तो ए वाला सेट ए को बिलोंग्स करना चाहिए। भाई क्रॉस प्रोडक्ट आपने देखा था कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर में, अगर ऑर्डर पेयर होगा और उस ऑर्डर पेयर में क्या क्या होना चाहिए, उस ऑर्डर पेयर में फर्स्ट कोऑर्डिनेट सेट एलिमेंट ए का, सॉरी सेट ए का एलिमेंट होना चाहिए और सेकेंड कोऑर्डिनेट उस ऑर्डर पेयर में एलिमेंट सेट बी का होना चाहिए।
ये जो फर्स्ट ऑर्डर पेयर का फर्स्ट कोऑर्डिनेट ए है, ये एलिमेंट ए का होगा, तो ए बिलोंग्स, स्मॉल ए बिलोंग्स इस बड़े वाले कैपिटल सेट ए को कर रहा है। और ये सेकेंड कोऑर्डिनेट इस ऑर्डर पेयर का स्मॉल बी, ये सेट बी को बिलोंग्स करना चाहिए, तो ये सेट स्मॉल बी सेट बी को बिलोंग्स कर रहा है, देख लिए। और बी क्रॉस ए को कैसे लिखेंगे, इसी तरीके से बी क्रॉस ए लिख देंगे, बी ए सच दैट बी बिलोंग्स कैपिटल बी एंड ए बिलोंग्स कैपिटल ए, ये हो गया बी क्रॉस ए। अगर मान लीजिए बिलोंग्स टू के फॉर्म में लिखे, भाई अगर कोई भी मान लीजिए यहाँ पे x बिलोंग्स ए लिखते थे तो क्या होता था, इसका मीनिंग x इज एलिमेंट ऑफ ए, या x इज ए ऑब्जेक्ट ऑफ ए, या x इज ए मेंबर ऑफ ए सेट ए, यही लिखते थे। अगर इसी तरीके से अगर इस ऑर्डर पेयर को भी तो एक एलिमेंट की तरह माना जाता है, किसका, ये भी ऑर्डर पेयर एक एलिमेंट है, ये ऑर्डर पेयर एलिमेंट हो जाता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट का, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड बी का मान लेते हैं चलिए। तो ए बी अगर बिलोंग्स कर रहा है ए क्रॉस बी का, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब होगा एलिमेंट ए जो है ये कोऑर्डिनेट इस ऑर्डर पेयर का फर्स्ट कोऑर्डिनेट सेट ए को बिलोंग्स करेगा, और इस ऑर्डर पेयर का सेकेंड एलिमेंट बी सेट बी को बिलोंग्स करेगा। मतलब ए बिलोंग्स ए करेगा एंड बी बिलोंग्स सेट बी करेगा। ये सब बातें भी अपने को आना चाहिए समझ में भाई, अगर यहां तक पढ़े हुए हैं तो ये सब बात तो आना चाहिए। जो भी सेट का इंपोर्टेंट चीज था वो सारा चीज कवर कर लिया गया है। यहाँ पे आपका सेट चैप्टर का बेसिक खत्म होता है। हालांकि सेट में और भी चीजें पढ़ना होता है, वेन डायग्राम वगैरह पढ़ना होता है, वो सब अपने को जरूरत नहीं है, इंपोर्टेंट नहीं है। और जहां अगर कहीं पड़ेगा वहां साथ के साथ बता देंगे, नहीं के बराबर आएगा। सेट का जो भी यूज होगा आगे आप लोगों को क्लास 12 में रिलेशन और फंक्शन चैप्टर में, वो सभी चीजें ले लिया गया है। यहां तक कंप्लीट आपका सेट खत्म होता है। अब नेक्स्ट सेशन से आप लोगों को रिलेशन का स्टार्टिंग कर देंगे। रिलेशन चैप्टर को बहुत बढ़िया तरीका से पढ़ेंगे। और एक बार रिकॉल कर लेते हैं सेट के अंदर आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले सेट होता क्या है, सेट एक कलेक्शन है वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का। सेट का रिप्रेजेंटेशन कितने तरीके से कर सकते हैं, 3 तरीके से, टेबुलर और रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर और प्रॉपर्टी फॉर्म, और विजुअल रिप्रेजेंटेशन से। अरेंजमेंट जो है एलिमेंट का सेट के अंदर में वो डिपेंड नहीं करता है, कैसे भी कीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद आप लोगों ने टाइप्स ऑफ सेट में पढ़ा, नल सेट, एम्प्टी सेट क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट जिस सेट के पास 0 हो उसको नल सेट बोल देते हैं, रिप्रेजेंट 5 या खाली सेट से करते हैं। इसके बाद आप लोगों ने यूनिवर्सल सेट पढ़ा। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, कोई भी 2 रिलेटेड सेट का सभी एलिमेंट अगर किसी एक सेट में प्रेजेंट होगा तो उसको यूनिवर्सल सेट होगा, लेकिन वो एलिमेंट विदाउट रिपीटेशन होना चाहिए। यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कैपिटल यू से करते हैं। इसके बाद हम लोगों ने सबसेट को पढ़ा। सबसेट क्या होता है, अगर कोई भी सेट ए है और वो सेट ए सबसेट सेट बी का होगा तो ए का सारा एलिमेंट सेट बी में होना चाहिए, तभी ए क्या होगा, सबसेट होगा सेट बी का। और उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका पता है, ए ऐसे करके और फिर सेट बी होता है। क्लोज वाले मुंह के तरफ, जो भी बंद मुंह के तरफ जो भी सेट होगा वो क्या होगा, सबसेट होगा। किसका सबसेट होगा, जो भी सेट ओपन वाले मुंह के तरफ लिखा हुआ होगा सेट बी का सबसेट होगा, क्योंकि सेट बी ओपन वाले मुंह के तरफ लिखा हुआ होता है। और फिर हम लोगों ने कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट पढ़ा। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट को हम क्रॉस सेट ऑफ ए एंड बी भी पढ़ सकते हैं, या प्रोडक्ट सेट ऑफ ए और बी पढ़ते हैं। और ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए आया हुआ था इसके अंदर। ये वाला चीज महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई कोई भी 2 सेट ए और बी है, इसका ए क्रॉस बी नहीं, ऐसा नहीं है कि ए क्रॉस बी करे और बी क्रॉस ए इक्वल कर दे। ये वो वाला फंडा नहीं है भैया कि 3 क्रॉस 2 भी 6 है और 2 क्रॉस 3 करे तो भी 6 है, तो ये दोनों आपस में इक्वल कर देंगे, ऐसा नहीं है। ये नॉर्मल प्रोडक्ट नहीं है, ये सेट का एक अपना अलग तरीके का प्रोडक्ट है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसलिए तो बोला गया कि ए क्रॉस बी करेंगे वो इक्वल कभी नहीं आएगा बी क्रॉस ए के, इसीलिए उसका अलग तरीका है करने का। क्रॉस प्रोडक्ट
ऑफ ए सेट या कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए सेट के एलिमेंट को हम क्या बोल सकते हैं, ऑर्डर पेयर या टुपलेट्स बोलते हैं। और ऑर्डर पेयर में किस तरीके का अरेंजमेंट होता है, ऑर्डर पेयर में जब भी अगर ए क्रॉस बी करते हैं तो उस ऑर्डर पेयर का फर्स्ट कोऑर्डिनेट एलिमेंट हो जाएगा सेट ए का और सेकंड कोऑर्डिनेट एलिमेंट हो जाएगा सेट बी का। और अगर बी क्रॉस ए करते हैं तो ऑर्डर पेयर का फर्स्ट कोऑर्डिनेट एलिमेंट हो जाएगा सेट बी का और ऑर्डर पेयर का सेकंड कोऑर्डिनेट एलिमेंट हो जाएगा सेट ए का। यहां तक हम लोगों ने बहुत बढ़िया तरीका से पढ़ा था। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा तरीका से समझ में आया होगा। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, अच्छा नहीं लगा हो तो डिसलाइक करें। कुछ सीख पा रहे हैं तो कृपया चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करिए। आगे पढ़ते रहिए, बने रहिए, देखते जाइए और अच्छा तरीका से पढ़ाया जाएगा। बढ़िया से बढ़िया डिलीवरिंग करने का कोशिश किया जाएगा और क्वेश्चन भी खूब सारा क्वेश्चन करवाएंगे। आप लोग क्वेश्चन से थक जाओगे, इतना प्रैक्टिस करवाएंगे कि आपको बाद में प्रैक्टिस करने का जरूरत ही ना पड़े। क्लास में ही खूब सारा क्वेश्चन भी करेंगे। बने रहिए, पढ़ते रहिए। जाने का मन तो नहीं कर रहा है लेकिन जाना पड़ेगा, समय का भी एक अपना मर्यादा होता है। चलिए, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आज के लिए यहीं तक रखेंगे, मिलते हैं रिलेशन के साथ नेक्स्ट सेशन में। चलिए।